हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगल चॉइस पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि मेरी वीडियोस नहीं आ रही हैं कुछ दिनों से। मैंने आप सबको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि मेरे एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन सीन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे 2 एग्ज़ाम्स हुए और बाकी के 3 एग्ज़ाम्स मेरे पोस्टपोन हो गए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए कुछ वीडियोज़ लेकर जाया जाए। मैं आ गई। दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारी 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। वो झारखंड से हैं और आदिवासी समाज से बिलोंग करती हैं। तो मैं अपने और अपने चैनल के माध्यम से उनको बधाई देती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि जो उन्होंने शपथ ली होगी वो उसको बहुत ही अच्छे से पूरा करेंगी और अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगी। तो दोस्तों, इस बधाई के साथ ही हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। क्या उनकी क्वालिफिकेशंस होती हैं, क्या उनकी पावर्स होती हैं, क्या प्रिविलेजेस होती हैं, कैसे उनको चुना जाता है, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर आपने मेरी पहले की कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2 हेड होते हैं, पहला रियल हेड और दूसरा नॉमिनल हेड। रियल हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं हमारे नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड को हम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 से 62 तक प्रेसिडेंट के ही बारे में बताया गया है। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट कहा गया है। यहाँ पर स्टेट से मतलब किसी स्टेट से नहीं है, यहाँ पर हमारे कंट्री इंडिया को ही स्टेट कहा गया है। इन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहता है तो उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो उनकी क्वालिफिकेशंस में आता है सबसे पहले कि वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। सेकेंडली, वो अपनी 35 ईयर्स की एज कंप्लीट कर चुके हों। थर्ड, वो पार्लियामेंट के लोकसभा में एज अ मेंबर क्वालिफाई हो। और फोर्थ, वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस ज्वाइन ना किए हुए, मतलब कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से उनको कोई भी प्रॉफिट ना मिल रहा हो, वो कहीं जॉब ना करते हों। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर वो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर ऑफ द स्टेट है या फिर स्टेट और यूनियन के कोई मिनिस्टर हैं तो वो गवर्नमेंट ऑफिस में ज्वाइन नहीं माने जाएंगे, यानी कि उनको गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं माना जाएगा। गवर्नमेंट ऑफिसर तब माना जाएगा जब वो किसी गवर्नमेंट कंपनी में या किसी ऑफिशियल की तरह काम कर रहे हों। वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर वो किसी भी हाउस के मेंबर हैं और वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं तो अगर वो इस इलेक्शन में जीत जाते हैं तो जैसे ही वो प्रेसिडेंट ऑफिस में एंटर करेंगे उससे पहले उन्हें वो अपने मेंबरशिप वाली सीट को वेकेंट करना होगा, खाली करना होगा। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन की। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 54 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात की गई है। इनका इलेक्शन नॉर्मल नहीं होता, जैसे कि आम जनता प्राइम मिनिस्टर को चुनती है या अपने चीफ मिनिस्टर को चुनती है, इस तरीके से इनका इलेक्शन नहीं होता है। इनका इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है, जिसके अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर के भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के 70th अमेंडमेंट में दिल्ली और पौंडीचेरी को भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एज अ स्टेट माना जाता है, यानी कि जब हम स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर्स लेंगे तो दिल्ली और पौंडीचेरी के भी मेंबर्स लिए जाएंगे। इनका जो चुनाव होता है वो बैलेट पेपर से होता है और जो इनकी वोटिंग होती है वो प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है। प्रेफरेंशियल वोटिंग का मतलब है कि प्रेफरेंस के हिसाब से वोटिंग। मान लीजिए कि अगर 5 मेंबर खड़े हैं राष्ट्रपति चुनाव में, तो जो कोई मेंबर इनको वोट देगा तो वो पहले अपनी प्रेफरेंस, जो जिसको वो राष्ट्रपति बनाना चाहता है उसको वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखेगा, उसके बाद वो अपनी सेकंड प्रेफरेंस रखेगा, उसके बाद वो अपनी थर्ड प्रेफरेंस रखेगा। इसी तरीके से प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है। इनके एमपीज और एमएलएज की जो वोट होते हैं उनके एक एक वोट की बहुत वैल्यू होती है। आइए देखते हैं कि इनके वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब एमएलए के एक वोट की वैल्यू कैसे निकलती है देखिए जरा। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन
total number of elected members in the state legislative assembly multiply by 1/1000। और इसी तरीके से एमपी के एक वोट की वैल्यू निकालने के लिए टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अगर इनकी वोटिंग में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है। ये पूरी चुनावी प्रक्रिया होने के बाद जब कोई व्यक्ति इलेक्शन में जीत जाता है तो उसका सबसे पहला काम ये होता है कि उसको चीफ जस्टिस के सामने शपथ दिलाई जाती है और उस शपथ में उनको ये कसम खानी होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे और आम जनता की भलाई के लिए अपनी सर्विसेज देंगे। अब जानते हैं प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में। तो सबसे पहले आती हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। क्योंकि इनको इंडियन रिपब्लिक का हेड कहा जाता है इसलिए एग्जीक्यूटिव के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होते हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं और जो और भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी ये अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, सीएजी को अपॉइंट करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। ये फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मेंबर्स को भी अपॉइंट करते हैं। ये स्टेट गवर्नर्स को भी अपॉइंट करते हैं। ये एससी, एसटी और ओबीसी के नेशनल कमीशन को भी अपॉइंट करते हैं और यूनियन के एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी अपॉइंट करते हैं। अब आते हैं इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स पर। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं, यानी कि बहुत ही अहम हिस्सा होता है। हमारा जो पार्लियामेंट बनता है वो हमारे 3 चीज़ों से मिलके बनता है। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा हमारे प्रेसिडेंट। जब हमारा पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है तो उसको सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करते हैं। हमारे प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो ये राज्यसभा और लोकसभा की जॉइंट मीटिंग भी बुला सकते हैं। ये लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट करते हैं और राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को भी अपॉइंट करते हैं। ये राज्यसभा के 12 मेंबर्स को और लोकसभा के 2 मेंबर्स जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं उनको भी नॉमिनेट करते हैं। लेकिन अब ये एंग्लो इंडियन वाला जो सिस्टम था 2 नॉमिनेशंस का वो अब खत्म हो चुका है। ज़रूरत पड़ने पर ये ऑर्डिनेंस भी बनाते हैं। ये ऑर्डिनेंस क्या है ये अभी हम आगे जानेंगे। अब बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल पावर्स की। जब भी कोई मनी बिल लाया जाता है तो उस पर सबसे पहले राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। और सिर्फ मनी बिल ही नहीं, कोई भी बिल जो पार्लियामेंट में लाया जाता है उस पर राष्ट्रपति के साइन होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे तब तक वो बिल पास नहीं होगा। ये बजट को पार्लियामेंट के सामने रखते हैं और जो कंटिजेंसी फंड होता है वो भी इनके अंडर होता है और ये हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब बात करते हैं जुडिशरी पावर की। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस को अपॉइंट करते हैं। ये ज़रूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस भी ले सकते हैं और ये उस एडवाइस को मानने के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं होंगे। इनके पास पार्डनिंग पावर भी होती है। पार्डनिंग पावर मतलब अगर किसी को कोई सज़ा हो गई है कोर्ट में तो ये उस सज़ा को कम भी कर सकते हैं। अब बात आती है मिलिट्री पावर्स की। जो हमारी कंट्री की 3 डिफेंस फोर्सेस होते हैं, प्रेसिडेंट को उनका सुप्रीम कमांडर भी कहा जाता है। ये 3 डिफेंस फोर्सेस कौन सी होती हैं? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। ये वॉर और पीस को भी डिक्लेयर करते हैं। हालांकि ये पावर जो है लॉ के द्वारा भी रेगुलेट की जाती है। ये जो मिलिट्री पावर्स होती है इसके लिए उनको प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनकी एडवाइस भी लेनी पड़ती है। अब आती हैं इमरजेंसी पावर्स। ज़रूरत पड़ने पर हमारे प्रेसिडेंट इमरजेंसी भी लगा सकते हैं। इमरजेंसी 3 तरीके की होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये इमरजेंसी लगाने की पावर भी हमारे प्रेसिडेंट के पास है। अब आती है डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक पावर्स में एम्बेसडर्स को भेजना और उनको रिसीव करना प्रेसिडेंट का काम होता है। जितनी भी ट्रीटीज और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें जितना भी नेगोशिएशन होता है वो सब प्रेसिडेंट के अंडर आता है। अब बात करते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की। सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑर्डिनेंस होता क्या है। जब भी कभी पार्लियामेंट अपने सेशन में ना हो और कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाए जिसके लिए लॉ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ये प्रेसिडेंट के पास हमारे ये पावर होती है कि वो उस लॉ को बना सके।
वो जो लॉ बनाते हैं उसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। बाद में जब पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हो जाता है तो इस ऑर्डिनेंस को वहां से पास करा लिया जाता है। ये जो ऑर्डिनेंस बनाया जाता है ये भी बिल्कुल लॉ की तरह होता है। जैसे कि पार्लियामेंट में जब कोई लॉ बनता है तो फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखा जाता है कि वो लॉ जो है फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करता हो। इसी तरीके से जब ऑर्डिनेंस भी बनाया जाता है तो इसमें भी फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखा जाता है। अगर ये ऑर्डिनेंस फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता होगा तो ये भी लॉ नहीं बन पाएगा। अब बात करते हैं प्रिविलेज की, यानी कि प्रेसिडेंट को जो स्पेशल पावर्स दी गई हैं। स्पेशल पावर्स मतलब स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। प्रेसिडेंट जो भी काम करते हैं वो अपने किसी भी काम के लिए किसी को भी जवाबदेह नहीं होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। कोई भी उनसे क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता और उनको किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। जब तक वो अपनी प्रेसिडेंट की कुर्सी पर हैं तब तक ना तो उनको कोई अरेस्ट कर सकता है और ना ही उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं। और जिस तरीके से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ नहीं चल सकती हैं, इसी तरीके से सिविल प्रोसीडिंग्स भी नहीं चल सकती हैं। अब बात आती है कि क्या प्रेसिडेंट को उनकी कुर्सी से हटाया जा सकता है? जी हाँ, हटाया जा सकता है, जिसका कि एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है जिसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं। इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से स्टार्ट किया जा सकता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले रिजोल्यूशन बनाया जाता है और उस हाउस में जितने भी मेंबर्स हैं उसके कम से कम 1/4 मेंबर्स से उन पर साइन कराया जाता है और फिर उस रिजोल्यूशन को प्रेसिडेंट तक पहुंचाया जाता है, वो भी 14 दिन के एडवांस नोटिस पर। फिर उस रेजोल्यूशन को हाउस की 2/3 मेजोरिटी से पास कराया जाता है। उसके बाद उसको दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है। अगर दूसरे हाउस में भी 2/3 मेजोरिटी से वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट का पे जो चार्ज लगा है वो प्रूव हो गया है। प्रेसिडेंट के पास पूरा राइट होता है कि वो इस इन्वेस्टिगेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करे। लेकिन अगर प्रेसिडेंट का जो चार्ज लगा है वो प्रूव हो जाता है तो उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। ये होता है पूरा इम्पीचमेंट का प्रोसेस। इसको हिंदी में महाभियोग भी कहा जाता है। तो देखा आपने कि हमारे प्रेसिडेंट के पास कितनी पावर्स होती हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक बात है, जितनी भी पावर्स उनके पास होती हैं, जितने भी काम वो कर सकते हैं, उन सब में उनको प्राइम मिनिस्टर की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी एडवाइस लेनी पड़ती है और वो उस एडवाइस को मानने के लिए बाउंड भी होते हैं। दोस्तों, आज प्रेसिडेंट के बारे में एक एक चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से समझा दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।